तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो नंबर 13 में एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेते हैं, जिसका हल हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक संगोष्ठी यानी एक सम्मेलन में या कोई मीटिंग में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले कोई प्रतियोगिता हुई। प्रतिभागियों की संख्या दे रखी है। हिंदी के 60 विद्यार्थी थे और अंग्रेजी के 84 और गणित के 108। अब प्रत्येक कमरे में बराबर विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, एक ही यानी बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। तो कितने कमरे आवश्यक चाहिए, यानी आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, हिंदी के प्रतिभागी 60, अंग्रेजी के प्रतिभागी 84 और गणित के प्रतिभागी 108। अब बराबर संख्या में एक ही विषय के, पहले हिंदी के बैठा लेंगे, फिर अंग्रेजी के और फिर गणित के। बराबर संख्या में विद्यार्थी बैठाने सारे का। तो अपन ये पता करते हैं, ऐसी एक संख्या चुननी है हमें जो इन सभी, यानी एक कमरे में न्यूनतम विद्यार्थी कितने बैठाए कि सभी विषयों के विद्यार्थी जितने जितने भी ये दिए हुए हैं वो सभी विद्यार्थी आवश्यक कमरों में बैठ जाए। यानी एक कमरे में कितने विद्यार्थी चुने। तो जब एक कमरे में विद्यार्थी बैठाएंगे तो ये सारे विद्यार्थी एक कमरे में बैठ नहीं सकते। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो इन तीनों संख्याओं से कम होगी, छोटी संख्या होगी नहीं होगी, तो क्या होगा, ऐसे। तो लिखेंगे इसमें कि एक कमरे में बैठाए जाने वाले न्यूनतम यानी अधिकतम विद्यार्थी, अधिकतम यानी अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी एक कमरे में बैठाए जा सकते हैं। अधिकतम विद्यार्थी जो होगा SC है किसका, 60 का, 84 का और 108। ये ऐसे है वो हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे 60 को करके देख लें। यहाँ 2 से भाग दो 30, 2 को भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। 60 के गुणनखंड लिखो, 2 की घात 2 है, गुणा 3 गुणा 5। अब ऐसे ही 84 के गुणनखंड करिए, 84 के गुणनखंड 2 को भाग दें 42, 2 का भाग दें 21, 3 का भाग दें 7, 7 का भाग दें 1। 84 गुणनखंड हो गए, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 7। अब 108 का गुणनखंड करें,
108 यूनिट खंड, 2 का भाग दें, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 3 का भाग दें, फिर 2 का दे दें, 27, 3 का दिया 9 बार, फिर 3 से भाग करो 3 बार, फिर 3 से भाग करो 1 बार, तो 2 की घात 2, 3 की घात की 3। अब एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ क्या निकलता है? 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, अधिकतम घात ले लो और न्यूनतम घात ले लो, तो न्यूनतम लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 को लेना है न्यूनतम घात 1, 5 की घात इसमें 0, इसमें 0 और इसमें 1, तो 0 घात लेनी है एचसीएफ में, छोड़ दो 5 को, ऐसे 7 को छोड़ दो, तो ये हो गया आपका 4 गुणा 3 12। कुल मिलाकर बात ये है कि एक कमरे में बैठाए जाने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकली? 12 विद्यार्थी एक कमरे में बैठाए जा सकते हैं। अब हमारे पास विद्यार्थी कितने कितने हैं? 60 हिंदी की, 84 अंग्रेजी की, 108 गणित की, तो कमरे में संख्या निकालो। हिंदी के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे कितना निकलेगा? 60। अगर एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, 60 विद्यार्थी, कितने कमरे चाहिए? 5 कमरे तो चाहिए। 60 विद्यार्थी हिंदी के हैं और एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 12 का इसमें भाग दे दें, 5 कमरे आ गए हिंदी विषय के लिए। ऐसे ही अंग्रेजी के अंग्रेजी के प्रतिभागियों के लिए, अंग्रेजी के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे अंग्रेजी के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे निकालें। एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, कितने हैं? 84, तो 84 बटे 12, 7 कमरे चाहिए अंग्रेजी के लिए। अब गणित विषय के, गणित के प्रतिभागियों के लिए आवश्यक कमरे 108 बटे 12, 12 नंबर 108, 9 कमरे चाहिए गणित के लिए। तो कुल आवश्यक न्यूनतम कमरे, कुल आवश्यक न्यूनतम कमरे 5 चाहिए हिंदी को, 7 चाहिए अंग्रेजी को और 9 चाहिए गणित को। 9 और 7 16, 5 21 कमरे चाहिए। इस प्रकार से आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ए और बी के बराबर होता है, ये भी ज्ञात करते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे
√2, √3, √5, √7 ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? परमेय हैं या अपर में हैं? अपर में हैं तो कैसे हैं उनको हम सिद्ध करना सीखेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं प्रमेय 2.3 के बारे में। तो हम प्रकाश डालते हैं 2.3 पर कि कोई अभाज्य संख्या p है, अभाज्य संख्या p है, p मान ली अभाज्य संख्या। वैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जिनमें खुद के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो कोई अभाज्य संख्या p है तथा a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि p a² को यानी धनात्मक पूर्णांक प्लस के पूर्णांक +1, +2, +3, +4, +5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को कौन p यानी अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। इसे हमें याद रखना है और इसके आधार पर हम अंडर वाली संख्याओं को, करणीय वाली संख्याओं को अपर में संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। इसे याद रखना है। कैसे याद रखना है कि p कोई अभाज्य संख्या है यदि और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि p धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करती है। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित कर देगी। इसके आधार पर अब हम प्रमेय 2.4 को लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी √2 वाली संख्याएं हैं वो सब अपन में सिद्ध करनी है। केवल √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81, √100 इस प्रकार की संख्याएं अपर में नहीं है। बता दूं क्यों? कि जैसे हमने लिया √4, 4 का √2 कितना होगा? वर्गमूल निकालें 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल और 2 वर्ग संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 के भिन्न बनाओ, 2 को भिन्न के रूप में लिखो p/q के रूप में। कैसे लिखोगे? 4/2 लिख दिया। अब
अब भी तो 2 ही है, 4/2 लिखे हम, तो 4 में 2 को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? अब भी तो 2 ही है। 8/4 कितना है? 12/6 कितना है? 2 ही है ना। तो इस प्रकार की संख्याएं पर में होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिखते हैं। तो √4 पर में हो गई क्यों इसका वर्गमूल 2 आ रहा है। √4 का वर्गमूल 2, √9 का वर्गमूल कितना होगा? जब 3 का वर्गमूल होता है तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। √16, √25, √36, ये संख्याएं पर में हैं और इनको छोड़कर जितनी भी अंतर्रूप वाली संख्याएं वो संख्याएं अपर में हैं। हम सिद्ध करना सीखेंगे कि वो अपर में संख्याएं क्यों हैं और कैसे हैं। तो मान लिया माना √2, जब हम इसे अपर में संख्या सिद्ध करेंगे तो अपर में थोड़ी मानेंगे, पर में मानेंगे। उसका उल्टा विलोम मानिए, पर में का उल्टा अपर में, अपर में का उल्टा पर में। सिद्ध करना है अपर में तो मानेंगे पर में। माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या की क्या विशेषता होती है? अभी बताया था ना कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। Q बराबर नहीं होता 0 के, किसी भी परमेय संख्या में हर 0 नहीं होगा, अंश 0 हो सकता है। जैसे 0 को p/q के रूप में लिख के देखें, अब 0 थे 0/1 तो 0, 0/2 तो 0, यानी 0 को परमेय संख्या के रूप में जब अपन लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं तो उसका अंश 0 हो सकता है, यानी p0 हो सकता है। क्यों को आपने 0 कर दिया, 1/0 लिख दिया, तो इसका मतलब तो बिल्कुल बदल जाता है। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी 1/0 करते हैं आप तो 1 में 0 का भाग कितनी बार 0 को गुणा कर लो, कभी 1 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कितनी 0 पहाड़ा कितनी बार ले लीजिए, कितना ही गुणा कर लीजिए 0 का, कभी 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन्फिनेटिव कहते हैं इसे, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। यानी कहीं लिखा मिल जाए 1/0, 2/0 हो, 3/0 हो, 4/0 हो, सब में इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव को हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसकी परिभाषा करना ही कठिन है, परिभाषा ही नहीं है इसकी कोई, ठीक है। अपरिभाषित, जिसके कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कुछ नहीं। तो Q बराबर नहीं होता 0 के, किसी भी परमेय संख्या में Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है, यानी अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होगा। तो माना √2 एक परमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, Q बराबर नहीं है 0 के। अब P और Q क्या है इनके बारे में मैं थोड़ा सा, परमेय संख्या के बारे में तुमने लिखा तो उसकी ये विशेषता होगी p/q के रूप में, Q 0 नहीं होता। अब P और Q क्या चीज है? जहां
P व Q से अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार है कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब सहभाज्य पूर्णांक कैसे पूर्णांक है P और Q? सहभाज्य का मतलब यह है कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। जैसे हमने ले लिया 2/3, क्या ले लिया? इनके गुणनखंड करके देखो, 2 × 1 3 × 1, अंश में हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? अंश में भी 1 है और हर में भी 1 है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो 2/3 सहभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। कैसे पूर्णांक? सहअभाज्य। यानी जिन पूर्णांकों जैसे 5/7 है, 1 × 5 और 1 × 7, इनमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 10/15 गुणनखंड करके देखो, 2 × 5/3 × 5, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5। तो यहां अंतर हो रहा है, जिन पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वो होते हैं सहभाज्य पूर्णांक। कैसे होते हैं? और जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं होता, 1 के अलावा कोई और हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होते जब हमें बनाने पड़ते हैं। कैसे बनाएंगे? 5 को भाग देंगे, आगे 2/3 और 2/3 कैसे पूर्णांक कैसे? क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो इस प्रकार सहभाज्य पूर्णांक के बारे में आप क्या समझे? सहअभाज्य पूर्णांकों के बारे में आप क्या समझे? कि जिन पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का, अंश व हर का 1 है, वो सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर इस 2.5 लाइन में एक ने दूसरे की विशेषता बताई है। कैसे? माना √2 एक परिमेय, तो फिर हमने परिमेय संख्या की विशेषता लिखी, जिसे P/Q के रूप में लिखा और Q बराबर नहीं होता 0। अब P और Q की विशेषता लिखी जा रही है, जहां P/Q सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार है कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसकी विशेषता पूरी ये लिखी हुई है नीचे कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सहअभाज्य पूर्णांक। अब मेरा मतलब ये है कि ये जो पंक्तियां हमने लिखी हैं, ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज आप कोई से भी प्रश्न करेंगे, अभी सीधी नहीं हुआ है क्वेश्चन, कोई सा भी प्रश्न करें, चाहे वो √2, चाहे वो √3, चाहे वो √5, चाहे वो √6, चाहे वो √7, यानी आगे तक यही रहेगी। पहले क्या लिखोगे? जैसे अपन ले लिया √P, ले लिया, माना √P एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q लिख दो, A/B लिख दो, R/S लिख दो। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर नहीं होता 0 के, Q यानी आंसर 0 नहीं होता, हर 0 नहीं होता,
जहाँ पी और क्यू सहभाजक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि उनका उभयनिष्ठ वर्णखंड 1 होता है या 1 है। अब हम आगे करते हैं, तो अब इसे P बटे Q के रूप में जमा के देखिए। P बटे Q के रूप में जमाइए अंडर रूट 2 को, तो P बटे Q बराबर अंडर रूट 2 जमा लिया, लिखा जाए P बटे Q परम संख्या है P बटे Q, और इसे हमने परम संख्या माना है तो आमने सामने लिख दो। अब वज्र गुणा करें, वज्र गुणन से P बराबर अंडर रूट 2Q। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करो, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 करते हैं, जब अंडर रूट हट जाता है तो उत्तर 2 प्राप्त। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 करते हैं तो 3 प्राप्त होता है गुणा, और अंडर रूट हट जाता है तो वर्ग करो। वर्ग करने पर ये हो गया P स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग करिए, अभी बताया 2 होगा, और Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर। अब इन तीनों पदों में आप ये बताइए कि अभाज्य संख्या कौन सी है जिसको किसी और से विभाजित नहीं किया जा सकता? 2 है। तो अब याद करिए, 2 जो है हमारी संख्या वो किसके साथ गुणा हो रही है? Q स्क्वायर के साथ गुणा हो रही है। जब इसके साथ गुणा हो रही है तो ये इसको विभाजित करेगी। जैसे अपन ने 2 गुणा x किया 8 आया, तो x बराबर 8 बटे 2 होगा, 8 को विभाजित करेगी। तो इस प्रकार से ये हमारी संख्या 2 Q स्क्वायर के साथ गुणा हो रही है तो P स्क्वायर को विभाजित करेगी। अब लिखें यहाँ 2 P स्क्वायर को विभाजित करती है 2 P स्क्वायर विभाजित करती है, तो प्रमेय 2.3 से 2 P को भी विभाजित करेगी, 2 P को भी विभाजित करेगी, इस पर 1 नंबर लिख दिया। अब ये पढ़ा था 2.3 में कि कोई अभाज्य संख्या P यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, यानी a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a को भी करेंगे। ऐसे ही ये अभाज्य संख्या तो P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो प्रमेय 2.3 से वह P को विभाजित कर देगी। अब इसमें P को हटाइए, तो P के स्थान पर तीसरा पूर्णांक लिखना 8, और अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2r रखिए, P बराबर 2r रखने पर रखिए, यानी हमें P और Q 2 पूर्णांक थे। अब हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया, तो P के स्थान पर तीसरा पूर्णांक लाना है और उस गुणांक के रूप में लाना है जितनी हमारी अभाज्य संख्या है 2 और तीसरा पूर्णांक r रखने पर। अब जब हम इसमें जो ही तो P के स्थान पर क्या लेना है 2r का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2Q स्क्वायर, फिर ये हो गया 4r स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 का भाग जा रहा है, दे लीजिए, या 2r स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब आज संख्या कौन है 2, किसके साथ गुणा हुई r स्क्वायर के साथ, किसके बराबर आई Q स्क्वायर के,
किससे विभाजित करेगी? क्यू स्क्वायर में विभाजित करेगी। तो यहाँ लिखते हैं फिर दोबारा से, दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी, दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी, करती है, दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। प्रमेय वही 2.3 लेके आओ फिर, प्रमेय 2.3 से दो क्यू को भी विभाजित, जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्यू को भी विभाजित करेगी। इसमें 2 नंबर लेंगे। और इसका शेष भाग वीडियो पार्ट नंबर 14 में देखें।